Good morning, my genius students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, first of all, how was your days going on? मुझे ये बताओ. I know every time मैं एक ही डायलॉग बोलती रहती हूँ. How are you? I hope you all are fine, safe, and again the same thing is going repeat. चैप्टर स्टार्ट होता है, मैडम स्टार्ट कर डालती है. तो चलो आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, है ना. 10th तो खुल गया है, राइट. स्टूडेंट्स वगैरह भी आना स्टार्ट हो गए हैं काफ़ी स्कूल्स में. सिमिलरली 12th भी स्टार्ट हो गया है. अब ये भी न्यूज़ सुनी गई है कि भाई 9th एंड 11th भी स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ 29 जनवरी. ये सुनी गई है. अब पता नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, राइट. क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करे फिर ही सब खुलेगा. बट द थिंग इज़ दैट कि फाइनली अभी थोड़ा सा बच्चों को भी अच्छा लगने लगा है. 10th 12th के बच्चों ने काफ़ी ऐसे ऐसे काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम बनवास काट के नहीं आए हो, इस तरह से फीलिंग आ रही है. काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा भी आ रहा है. बट लेट्स सी कि 9th एंड 11th भी खुल जाए. बट वो उससे पहले भी हमें ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कोई केसेस वगैरह ना हो, कुछ भी ना हो, सब सेफली सब कुछ हो जाए, राइट. होपफुली नो डाउट द वैक्सीन आई जो है जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारी हैं, बट होपफुली बहुत कुछ सब कुछ अच्छा हो जाए. एंड होप फॉर द बेस्ट कि ये न्यू ईयर जैसे स्टार्ट हुआ है उससे कोरोना का मैं तो कहती हूँ कि नामो निशानी मिट जाए, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से रेगुलर हो जाए. बट जो हमारी चीज़ें हैं लाइक सैनिटाइज करना हैंड्स को बार बार, देन आफ्टर मास्क हमें नहीं उतारने का, ये सारे हमें प्रिकॉशंस भी रखने पड़ेंगे. जब तक वैक्सीन आए ना आए, लगवाए ना लगाए वो अलग बात हो गई. बट अगर स्कूल कंपलसरी में ही आ गई और खुले वगैरह तो जो प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं, राइट, वो हमें फॉलो करने चाहिए. और तो कुछ नहीं, बट सैनिटाइज एंड मास्क जो है वो हमें रखना ही चाहिए, जिससे क्या हो कि एटलीस्ट हम अपनी सेफ्टी रख पाए, राइट. एंड द सेकेंड थिंग इज दिस अबाउट द एक्टिविटी. दो स्टूडेंट्स हु हैड सेंड मी द एक्टिविटी, दैट वाज रियली नाइस एक्टिविटी, राइट. मुझे बहुत ही अच्छी लगी, काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है. बट जिन्होंने नहीं भेजी है वो प्लीज़ 2-3 दिनों में भेज दो, क्योंकि फिर ऊपर से आपको दूसरी एक्टिविटी आएगी तो बर्डन ना बढ़े. इससे तो बेटर है कि जिस टाइम पे जो एक्टिविटी दी जाती है वो आप कंप्लीट करके भेज दिया करो. काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छी एक्टिविटी बना के दी है एंड वर्क भी बहुत अच्छा किया है. सो ये भी बहुत ही अच्छा है. इसके भी नो डाउट कि भाई एक्टिविटीज़ की बुक्स जब मंगवाई जाएगी, राइट, तब चेकिंग वगैरह के लिए मंगवाई जाएगी तो उसमें आपको वो भी मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे. पर जिन स्टूडेंट्स ने ये सब कुछ भेजा नहीं है, सो प्लीज़ ये सब चीज़ें भेज देना, अदरवाइज लोड आपको ही होगा, क्योंकि कंपलसरी आपको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा. तो इट इज़ बेटर कि आप टाइम पे कंप्लीट करके भेजो, राइट. बाकी सबका वर्क बहुत अच्छा चल रहा है और होमवर्क वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से टाइम टू टाइम आता है. जो नहीं बेचते हैं वो भी अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं कि भाई आ गए हैं पटरी पे, वो भी बेचते रहते हैं. सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो. सो फॉर दैट रियली आई एम अप्रिशिएटिंग टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10, दैट इज ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, राइट. हमने 8 चैप्टर कंप्लीट किया, हमने 9 चैप्टर सेमेस्टर 1 में कंप्लीट कर डाला, राइट. 11 चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इवन तो 12 चैप्टर भी हो गया. नाउ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट. आई थिंक सो ये चैप्टर के बाद हमारा शायद सिविक्स का ऑलमोस्ट पोर्शन कंप्लीट ही हो जाएगा. बट लेट मी चेक. यस, वी हैव कंप्लीटेड अवर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फीचर्स. सेमेस्टर 1 में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ कंप्लीट हो गया हमारा. ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं. इंडियन जुडिशरी कंप्लीट हो गया, इंडियन डेमोक्रेसी हमने कंप्लीट कर डाला, राइट. अभी लास्ट वीडियो में ही हमने इंडियन डेमोक्रेसी कंप्लीट किया. 13 चैप्टर जो है लोकेशन जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर वो हमने सेमेस्टर 1 में कंप्लीट कर डाला था. 14 एंड 15 जो है जो क्रॉस किए गए हैं, बट वो मैं एक्सप्लेन कर डालूंगी, लिखने की नेसेसरी नहीं है, बट एक्सप्लेन कर डालूंगी. फाइन, मैं वो 2 चैप्टर रहेंगे.
आफ्टर दैट अगर हम पोर्शन की बात हमारी करें तो हमारा सिर्फ 16 चैप्टर दैट इज़ क्लाइमेट ही पोर्शन रिमेन रहेगा। बाकी ऑलमोस्ट हमारा जो कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 18, 19, 20 जो चैप्टर थे वो हमने सेमेस्टर 1 में ले लिए थे। 17 चैप्टर हमने अभी ले लिया, कंप्लीट कर डाला। 13 चैप्टर भी हमने सेमेस्टर 1 में कंप्लीट कर डाला। 12 चैप्टर है वो अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है। 11 चैप्टर इंडियन जुडिशरी जो है वो हमने सेम 1 में कंप्लीट कर डाला था। नोट अ सेम 1, प्रीवियस एग्जाम हम बात कर सकते हैं क्योंकि 9th में सेम 1 होता ही नहीं है। देन आफ्टर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1, 2, 3 जो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके थे बट वो कट हो चुके हैं तो वो नेसेसरी नहीं है। 4, 5, 6 जो है हमने कंप्लीट कर डाला है। 7th भी हमने कंप्लीट कर डाला, राइट। 8th जो है, राइट, 8th एंड 9th वो भी हमारे हो गए। अब हमारा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड 16 क्लाइमेट ये 2 चैप्टर रहे, बट एक्सप्लेनेशन के वैसे 4 चैप्टर रहे 14, 15 को इंक्लूड किए हुए, बट 14, 15 कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। बट देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू कि आपको कहीं में भी क्या कहते हैं कि 10th वगैरह में कोई दिक्कत वगैरह ना आए अगर समझा हुआ हो तो, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 दैट इज़ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अभी आपको ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो आपने ऑलमोस्ट पता ही होगा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट, जो ऑलमोस्ट हमने 8th में पढ़ ही चुका है। हमारे 3 ऑर्गन तो कौन से, तो ये, फिर उसके बारे में मैसेज क्या भाई क्या कहते हैं कि भाई डीपली थोड़ा लिखा हुआ होता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। एंड देन जुडिशरी जो होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे क्या कहते हैं कि पनिशिंग करती है पीपल को, अगर कोई वायोलेंट वगैरह हो या कुछ भी हो उस तरह से फ्रेम करती है लॉ वगैरह, राइट। तो ये सब हमने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया। आज हम इस चैप्टर में थोड़ा सा डीप में जाएंगे और डीप में, 8 तक तो हमने इतना पढ़ा है, इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे, फाइन। So, shall we start now? So, there are 3 organs of the government, legislature, executive and judiciary. We shall study in detail formation of 3 organs of government, their powers, their functions and their interpersonal relation. One of the main objective of the nation is to maintain a law and order, right? Law and order maintain karna and thereby achieve the welfare of the nation. And at the same time to nurture and protect the freedom, fundamental rights of the citizen for the progressive development of the state. It is necessary that all the 3 organs of the government, that legislature, executive and judiciary, work in a mutual unity and cooperation and coordination so that the government can run administration effectively and efficiently. The legislature frame the law, executive implement the frame law and judiciary maintain the law and order by punishing the people who violate the law. अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना बने, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डीपली हमने बहुत कुछ पहले ही पढ़ चुका है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना बने तो भी दिक्कत आ जाए हमें, वो भी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करना भी ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन कि गवर्नमेंट ही ना हो तो सब कोई, हर कोई अपना ही करेगा ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कल ही कि कोई काफ़ी लोग जो होते हैं, हम क्यों गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्री को रन करे, उसके लिए वोट देना ज़रूरी है, राइट। बट वो वोट देना, वो फ्रेम करना भी तो गवर्नमेंट हो तो होगा ना। ये जो 3 हमारे ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट, ये जो 3 है, जो लेजिस्लेचर है वो फ्रेम करता है लॉ को, एग्जीक्यूटिव उस पर इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी उसमें मेंटेन करता है और पनिश करता है लोगों को जो वायोलेंट होता है लॉ के खिलाफ हो या कुछ भी हो वगैरह। बट ये चीज़ बनेगी तभी इम्प्लीमेंट होगी ना, तो वो कैसे बनेगी? गवर्नमेंट थ्रू, राइट। ये क्या है? गवर्नमेंट थ्रू। पर गवर्नमेंट तो होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट कैसे बनेगी? जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया, हम वोटिंग करेंगे, हम उनको वोट देंगे, हमारी सरकार आएगी, उस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से सब कुछ चलेगा, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। अभी कोई भी लो हम सिर्फ क्या करते हैं कि फ्रेम नहीं कर सकते। भाई हाँ ठीक है, मैं आपको रोज़ ऐसे बोलूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू एवरी डे कि दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग होमवर्क दे विल बी अ पनिश्ड, ये आपकी
मैंने ये लिखा ला, अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्या हो सकता है? तो मैं यही बोलूँगी कि भाई पनिश किए जाओगे, या फिर आपको 3 टाइम्स होमवर्क दिया जाएगा, 5 टाइम्स होमवर्क दिया जाएगा, या बाहर खड़े होकर आपको लिखना पड़ेगा। बट उसके अलावा क्या होगा, राइट? उसके अलावा क्या होगा? वो जो मैं एवरीडे आपको बोलूँगी, पर वो फॉलो होता है कि नहीं होता, वो मेन थिंग है ना। इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है ना। एवरीडे मैं आपको बोलूँ, होमवर्क नहीं किसी ने किया, चलो ठीक है 5 बार मैंने निकाल दिया, मैंने ये रूल निकाला, जो होमवर्क नहीं करेगा वो 5 बार लिखेगा, वो इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता, वो भी तो मुझे देखना है ना। 5 बार बोलने से होमवर्क हो जाए वो कंपलसरी तो नहीं है ना। जो स्टूडेंट होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो मेन थिंग है ना, वो भी हमें देखना है ना। ऐसे कैसे सब कुछ चलेगा, वो भी मेन थिंग है, वो भी हमें क्या पढ़ना है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, राइट? तो वो भी मेन थिंग है। द थिंग इज दैट कि कोई भी लो, कोई भी रूल्स, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे ऊपर क्या होते हैं, अभी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, प्रिंसिपल मैम होते हैं, उसके ऊपर ट्रस्टीज होते हैं, तो वो लोग जो भी रूल्स निकालेंगे उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, और एक मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि भाई 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद फाइनली अभी काफ़ी सिटीज़ में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लग जाना और उसको इम्प्लीमेंट करना में दिन रात का फ़र्क होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हाथी घोड़े का फ़र्क होता है, सिमिलरली ये उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मास्क पहनना कंपलसरी है, पहनता कौन है कौन नहीं पहनते वो नेसेसरी है। इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो जो जुडिशरी है वो क्या करेगी, पनिश करेगी, राइट? वो डिफरेंट रूल्स निकालेगी। जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 1000 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। जो है ना, क्या कहते हैं कि भाई कचरा वगैरह है वो ऐसे ही रोड पे डाल देगा, पनिश कर लो उनको, ठीक है ना, पनिश कर लो उनको, इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये सारे जो रूल्स जो एग्जीक्यूट होते हैं, राइट, फ्रेम होते हैं, देन आफ्टर एग्जीक्यूट होते हैं, देन आफ्टर उसके लॉ को मेंटेन भी करना पड़ता है। तो साइकिल क्या है हमारी, जो हमारी राउंड 3 टायर्स की साइकिल है वो क्या चलनी चाहिए। साइकिल जैसे देखो एक व्हील होता है ना, व्हील वो कैसे चलता है हमारा, गोल गोल। तो अगर व्हील में एक साइड पंचर पड़ जाए तो पूरा का पूरा व्हील कैसे फुस हो जाता है, चलता नहीं है। तो ये साइकिल चलना ज़रूरी है। अगर ये साइकिल में कहीं पे भी अटकेंगे तो क्या होगा, कुछ भी प्रॉपर नहीं चलेगा, तो उसे हमें चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस निकालने पड़ेंगे। निकालना ही ज़रूरी नहीं है, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, एंड अगर जो नहीं फॉलो करे तो उसको पनिश भी करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर हम क्या कहते हैं भाई प्यार से नहीं मानते ना, तो पनिश करवा के वो चीज़ कंपलसरी हमें करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस ओनली, ये हमारे लिए ही है, राइट? क्यों इंडिया के लोग यहाँ पे रूल्स इतने फॉलो नहीं करते, बाहर जाके करते हैं? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली, आउट ऑफ कंट्री में स्ट्रिक्टली है, वो कोई भी चीज़ जैसे नहीं मानेंगे, हाँ ठीक है 100 रुपये की नोट ली, 500 रुपये की नोट ली, बात बंद की, नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। रूल्स आर रूल्स for each and everyone, so they have to follow it. Why we Indians people always following the rules outside of the country, not in our country? If we follow our country rules of our country like this, so our country will be a clean, will be a soon will be a clean, right? एकदम स्वच्छ भारत अभियान जो 5-6 साल से ये चलता ही आ रहा है, बट क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंट जो गलती है वो क्या है, हमारी है, राइट? हमें ही स्टेप्स लेने हैं, हमें ही कंप्लीट करना है, तो हमारा कंट्री भी क्या होगा, बहुत ही क्लीन हो दिखेगा। जिस तरह से हम बाहर की कंट्रीज़ के वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, उनकी नदियाँ वगैरह इतनी क्लीन देखते हैं, हमारे मुंह से वन वर्ड ही निकलता है, क्या निकलता है, वाव, देखो तो खरी। पर हम यही बोलते हैं, इंडिया के लोग कहाँ मानते हैं? इंडिया के लोग में हम भी तो आ गए ना, हम भी कहाँ मानते हैं, हम भी तो फॉलो करने चाहिए ना उसमें, राइट? होप फॉर द बेस्ट कि हमारी कंट्री भी इतना जल्दी बहुत अच्छे से क्लीन रहे, बहुत अच्छी तरह से रहे, हम भी रूल्स रेगुलेशंस उस तरह से फॉलो करें। इवन दो मैं सबकी बात करी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, राइट? वो भी इतना जल्दी हो जाए, फाइन। सो
The legislature, as per the Constitution of India, consists of a parliament at the center and the legislative assemblies at the state level. The executive, as per the Constitution of India, consists of the president, the prime minister, cabinet minister, and the administrative center at the center of the government. The chief minister and his cabinet and administrative system at the state level, whereas in the judiciary, the Supreme Court is at the top, in the middle, and the High Court of the state. At the bottom, they are the subordinate courts like district courts, special courts. Thus, this is a separate, independent, and organized whole which is completely apart from the legislative and executive. अगर मैं बात करूँ चाहूँ कि भाई लेजिस्लेचर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, ठीक है, पार्लियामेंट एट द सेंटर, राइट, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल, वो तो आपको पता ही है. अभी द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ द president, the prime minister and the cabinet minister and the administrative system at the center. अगर द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात की जाए तो मैंने आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन जो था, है ना, ये सारे बारे में बताया था. तो क्या होता है कि भाई साइकिल चली आती है ना, हेड, देन आफ्टर उसके नीचे दूसरा हेड, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे दूसरा, एंड धीरे धीरे लास्ट में एम्प्लॉयज़ वगैरह, राइट, CEO होता है, देन आफ्टर HR होता है, मैनेजर होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं. उसी तरह से हमारे में भी इसी तरह से होता है, सेंटर एंड द स्टेट, राइट. अगर सेंटर की बात कर जाए, यूनियन की बात कर जाए, सेंट्रल यूनियन की बात की जाए तो कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर. उनके नीचे वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह चलता है एट द सेंटर लेवल. पर अगर स्टेट लेवल की बात की जाए, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कौन सी लेवल की? स्टेट लेवल की. वो कौन सी हो गई? सेंटर लेवल की हो गई. बाकी क्या? स्टेट लेवल. क्योंकि सिर्फ हमारे पूरे के पूरे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पर्सन पूरे इंडिया को नहीं चला सकता, हमें डिफरेंट थोड़े से पार्ट्स करने पड़ते हैं. उस हिसाब से हमारी कंट्री क्या करती है? रन करती है ना. पूरा का पूरा एक ही आदमी संभाले तो पागल ना हो जाए. हम 20 जने को भी एक साथ नहीं संभाल पाए, एक पर्सन. हम क्या कर डालेंगे भाई? एक स्टूडेंट को खड़ा करेंगे जो सही लगे, ठीक है, चलो इसको ध्यान दो, यहाँ से कोई बात नहीं करना चाहिए, उस साइड पे ध्यान दो, वो कोई बात नहीं करना चाहिए, राइट. तो इसमें भी हमें पार्टीशंस तो करना पड़े ना. PM, CM सारे डिफरेंट स्टेट्स के. अब सब PM ही संभालेगा डिफरेंट स्टेट्स वगैरह को, तो CM की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना हमें, क्योंकि हर एक स्टेट में डिफरेंट CM होंगे. तो अपने अपने स्टेट को संभालने के हिसाब से उसके नीचे डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर, उनको डिफरेंट वर्क देना उनकी ड्यूटी में है. भले ना फिर वो सारी रिपोर्ट्स PM को देते जाएं, बट उनकी ड्यूटी में तो वो सारी चीज़ें आए ना. वो एक ही संभाले तो पागल ना हो जाए, कोई भी पागल हो जाए ना, इतने करोड़ों की आबादी के लोग को. सो सिमिलरली हमने क्या डिफरेंस डिविजन्स कर दिया है, सेंटर लेवल एंड द स्टेट लेवल, राइट. और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एट द सेंटर लेवल. सिमिलरली गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड इस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कैबिनेट एट द स्टेट लेवल. ये हो गया प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से एंड गवर्नर से लेके चीफ मिनिस्टर के सेंटर और यूनियन, सेंटर लेवल एंड स्टेट लेवल की. बट जुडिशरी के टॉप में कौन है? तो पहले अपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, राइट. आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट है, वो मेन हेड है, फादर है सबके. देन आफ्टर उसके नीचे देन हाई कोर्ट, देन आफ्टर उसके नीचे स्टेट्स के डिफरेंट बॉटम्स के उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, लोक अदालत, ये सारी स्पेशल कोर्ट्स, राइट. तो वो उसके नीचे है. तो इस तरह से गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स में क्या है? डिवाइडेड है, राइट. उस हिसाब से ही क्या होता है? उनका वर्क वगैरह होता है. ऐसे ही नहीं होता कोई भी वर्क को. एज आई टोल्ड यू बिफोर ओनली कि जो भी वर्क हमें करना हो, किसी तरह से करना हो, हमें मेनली क्या करना चाहिए? उस वर्क को डिवाइड कर लेना चाहिए, बट सपोर्टिव में वर्क करना चाहिए. नहीं, झगड़ा झगड़ी से वर्क वगैरह नहीं होता, उसमें उतना हमें सपोर्ट भी करना चाहिए. तो कोई भी वर्क में डिविजन्स लगा लो और उनको डिफरेंट पावर्स वगैरह दे दो तो वर्क इजीली
गोइंग ऑन हो सकता है, राइट। बहुत बड़ा फंक्शन हम अटेंड करें तो क्या एक ही चीज़ में सब कुछ हो जाएगा? मैनेज करना पड़ता है ना, टोटली पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके बाद ही होगा। अगर मैं एग्ज़ाम्स की डेट्स डिक्लेयर करूं तो उसके पहले तुम लोग क्या करोगे? प्रिपरेशंस तो करोगे ना, कि सारे एक साथ सब्जेक्ट सारे एक साथ ले लोगे और हो गया लर्न। इट इज़ ईजी फॉर यू? नो, you have to do the prepare the planning for that. first of all you have to do the planning आपकी बहुत ज़रूरी है, राइट। प्लानिंग से मैनेजमेंट प्रॉपरली हो, उसके बाद ही चीज़ें क्या हो, आगे बढ़े, अदरवाइज नहीं बढ़े। 10th की पढ़ाई के 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग सब बुक्स खोलोगे तो हो जाएगा प्रॉपरली? नहीं। बट 10th की एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम लोग क्या करते हो? प्लान करते हो ना टोटली पूरा, कि किस तरह से कितने सब्जेक्ट्स में हमें कितना कवर करना है, अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट। कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स है, कौन से चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स है, उस हिसाब से तुम लोग क्या करते हो? स्कोर करते हो। एंड देन आफ्टर क्या करते हो? उसमें प्लान करते हो, देन लर्न करते हो, देन एग्जाम्स में हमें मार्क्स आते हैं, राइट। ऐसे ही तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे जो पावर्स है वो हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर डाला है, एंड देन आफ्टर उस हिसाब से क्या चलता है? वर्क चलता है, राइट। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नो स्टेट इज completely independent and sovereign. In the Indian parliamentary system has divided the powers according to the principle of divisions of power, and the center and the states such as the legislative and executive is totally independent on each other, whereas judiciary is separate, independent and impartial organ. Similarly, अगर मैं बात करूं आपको फिर से पहले की तरह ही, कि इंडिया जो है एज अ यूनियन स्टेट्स, कोई भी स्टेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी नहीं है पर टोटली डिपेंडेंट भी नहीं है, राइट। हम लोग है ना एक दूसरे के आधार पे टिके हुए हैं, पूरा का पूरा क्या है? आधार पे टिके हुए, टोटली टिके हुए हैं। हमारी जो सिस्टम्स हैं डिवाइड भी की हुई है, बट इस तरह से डिवाइड की हुई है तो हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं टोटली। ऐसे नहीं है कि ये स्टेट ने काम कर लिया, फॉर एग्जांपल गुजरात ने ले लिया तो क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश ये फॉलो करेगा, या मध्य प्रदेश ने ये किया, ऐसे कुछ नहीं। रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो निकालेगी वो सबके लिए लागू पड़ेंगे, बट हर एक स्टेट्स की लॉस रूल्स अलग दे रखे हैं उनको। मैंने आपको लास्ट टाइम ही पूरी की पूरी आपको टेबल भी दिखाई हो, आपको याद हो 7th स्टैंडर्ड में हमें टेबल थी, राइट। पूरी की पूरी सेंट्रल की, यूनियन की, स्टेट की, को करंट लिस्ट की, अलग अलग हमारी लिस्ट थी। उस हिसाब से उनके काम वगैरह भी अलग डिवाइड किए गए होते हैं। बट हमें काम कैसे करना है? डिविजन्स ऑफ डिफरेंट पावर्स, बट वी शुड बी इन वन यूनिटी। अब जुडिशरी के बात दे लो तो टोटली अलग हो जाए, टोटली उसका अलग हो जाए, वो सेपरेट ही हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, बट उसके भी रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फॉलो किए जाने चाहिए, फाइन। The principle of divisions of power. The government carries out the function of state, and these are the different from one another. The functions of all three organs are different, and all the functions are required a certain expertise. All the three organs of the government should be administered by the different people, and each organ should be carried out in own function. By divisions of power, misuse can be avoided. It is necessary to divide the power between the three organs of the government in order to make a function of the government easy and efficient. For example, the legislature has the power of formulating law, but some power are also given to the executive and the judiciary, that the legislature cannot misuse its power. Similarly, executive is controlled by giving power to the legislature, and the judiciary should be controlled by giving power of legislature and executive. हम लोग जो हैं, जो पावर्स हमें डिवाइडेड है, हम क्या है? इंटरडिपेंडेंट हैं ईच अदर के। तो काफ़ी ऐसे भी लेजिस्लेटिव के पावर होते हैं जो फॉर्मुलेट करते हैं लॉ, और जिसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जो फॉलो भी किए जाते हैं, और जिसका मिसयूज भी नहीं किया जाता। कैन नॉट बी अ मिसयूज इट्स पावर, बट सिमिलरली एग्जीक्यूटिव जो है वो कंट्रोल करता है डिफरेंट पावर, जिसमें लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी भी कंट्रोल करते हैं उसके पावर, राइट। टोटली किसी को ज़्यादा आज़ादी भी नहीं, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे निकले हुए जो टोटली हम इंटरडिपेंडेंट भी हो, एंड हमारे पावर्स जो हो वो भी सहमत से रखे जाए, ठीक है।
Legislative, India is a republic having a parliamentary democracy. The representation of the people at the center is seen at the parliament of the state and seen in the legislative assembly. The parliament is important and apex organizations of the nation. The Indian parliament consists of the president, vice president, Rajya Sabha and Lok Sabha. Legislative is two type. अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो आपको पता ही है कंसिस्ट क्या करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव ऑफ इट्स टू टाइप, ये सब आपको पता ही है, राइट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इंडियन पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करती है। अब लेजिस्लेटर्स के टाइप्स दो टाइप के होते हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाइकैमरल। अब यूनी मतलब वन, राइट, हाउस, एंड द बाई मतलब टू हाउस। व्हेन द लेजिस्लेटिव इज कंसिस्टिंग ऑफ वन हाउस इज कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेटर। अगर लेजिस्लेटिव वन हाउस को कंसिस्ट करती है दैट वाज कॉल्ड अ यूनिकैमरल हाउस। बट बाई मतलब टू, अगर लेजिस्लेटिव कंसिस्ट करती है दो हाउसेस को, उसको हम बोल सकते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर, राइट। या at the central level, the upper house of the legislative is called Rajya Sabha and the lower house called the Lok Sabha. At the state level, the legislative consists legislative assembly and the legislative council. Most of the states have only a legislative assembly. States like Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra have legislative council too. अभी ये तो आपको नॉर्मली पता ही है, राज्य सभा एंड द लोक सभा, राइट। Upper house is called the Rajya Sabha, lower house is the Lok Sabha, legislative consists legislative assembly, council, right? ये सब हमने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया है, राइट। तो इस चैप्टर में हम ऑलमोस्ट यही ही पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, ऑलमोस्ट हमने 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा ही था। देन उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कितने लोग होते हैं, कितने ईयर्स में वो कितने टेंजर्स के लिए वो इलेक्टेड होते हैं, किस तरह से होते हैं, what is the work of Lok Sabha and Rajya Sabha and how many members are there. These all things are we are going to learn. And the qualifications for membership of Lok Sabha, कितने ईयर्स के लिए होते हैं, कितने ईयर्स में वो इलेक्ट किए जाते हैं, कितनी उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, राइट, कितने मेंबर्स होते हैं, वो सब इस चैप्टर में है और वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। सिमिलरली राज्यसभा में कितने लोग होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, किस तरह से उनका वर्क वगैरह होता है। आपको याद हो तो हमने इंडियन जुडिशरी किया था, तो कैसे हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जज की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, जज का क्या कितना होना चाहिए, कितने क्या कहते हैं कि कौन उनको अपॉइंट करता है, किस तरह से करता है, हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, राज्यसभा में लोग कितने, ऑलरेडी जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई था, बट उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने पे वोटिंग सिस्टम होनी वगैरह चाहिए, नॉमिनेट किया जाता है, और स्पेशल्स लोग जो होते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो उनको स्पेशल मेंबर गिना जाता है, डायरेक्ट इलेक्टेड किया जाता है। ये सब जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पर आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो और आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको भी मज़ा आए और हमें भी मज़ा आए, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।